यस सर। ओपन चैप्टर 3। One more test will be given to you people. एक एमसीक्यू का टेस्ट देना होगा आपको। आज दोगे कल दोगे बताओ? कल। कल दोगे? कल ले लेना सर। ठीक है, कल ले लेंगे। ठीक है, वही एमसीक्यू का टेस्ट है। इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स है। और टेस्ट देने के बाद में क्लास लीव नहीं करनी, क्लास में ही रहना है। क्लास के टाइम पे ही टेस्ट लूंगा। आई मीन आई स्टार्ट द टेस्ट एट 8:15 एंड 25 या 30 मिनट्स का टाइम दे दूंगा आपको। वैसे आपको तो 15 मिनट लगते हैं, बट फिर भी दे दूंगा। लगभग लोग आप 8:50 तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। Journey to the end of the earth. Let me open my book, okay? Do you all have book or not? If you don't have book, you can share my screen. Okay, I'm going to share it. Is it visible now? Yes, sir. What is visible? Tell me. वेरी गुड, वेरी गुड। जय कुमार, तुम अपनी वॉइस को दिखा लो किसी को, या तो मोबाइल को दिखा लो या वॉइस को दिखा लो। तुम्हारी आवाज आज तक क्लियर नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया है। या तो आप कोई ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आवाज अफेक्ट होती है, या फिर नेचुरली आपकी आवाज ऐसी है। चलो खैर, कोई नहीं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हियर एंड ऑफ द अर्थ इंडिकेट the isolated continent Antarctica. All right, as it is completely isolated, so it is described as the end of the earth. Journey means travel. That Sani Doshi did during the program icing on the students on ice. If you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. Bon voyage. Bon voyage is a French phrase which means happy journey. क्या मतलब है इसका? हैप्पी जर्नी। ओके, बॉन का मतलब होता है गुड और हैप्पी वॉयज यानी जर्नी। हैप्पी जर्नी। I mean, if you want to know more about the planets, present, past और future, अंटार्कटिका is the best place to go. अंटार्कटिका जो सबसे बढ़िया प्लेस है वहां जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका की बहुत पुरानी पुरानी जो आइस की सीट है ना, उनमें मिलियंस पुराने रिकॉर्ड छिपे हुए हैं। That is why you can know more about the planet. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky. I mean, narrator Tisani Doshi found herself boarded a vessel named the academic Sokolsky, heading towards the coldest
ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका। यानी वो कहाँ जा रहा था? It was going to the coldest, driest and windiest and continent, that is the Antarctica. My journey began 3.09 degree north of the equator in Madras. Yani narrator started her journey from 3.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints. इसमें क्या क्या थे? 9 टाइम जोन शामिल थे, 6 चेक पॉइंट शामिल थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। यानी 3 वाटर बॉडी शामिल थी और लगभग लगभग 3 ही क्या शामिल थे? लगभग लगभग 3 ही इकोस्फेयर शामिल थे। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was a relief. See, before reaching or before setting foot on the Antarctica, the narrator had traveled up to 100 hours in the combination of car, in the combination of aeroplane and ship. यानी सबसे पहले कार से ट्रेवल की, फिर एरोप्लेन से गई, फिर जो है फाइनली शिप में बैठी। तो लगभग लगभग वॉच ऑफ 100 आवर्स जर्नी। तो हर फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग द अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट शीट, वाइट लैंडस्केप एंड वाइट ग्लेशियर्स एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉच फुल ऑफ रिलैक्स। किससे भरा हुआ था? रिलैक्स से भरा हुआ था। ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई व्यक्ति 100 घंटे की यात्रा करके जाएगा, 100 घंटे की यात्रा करने के बाद में और इस तरह के एक शांत प्रिय और आइसोलेटेड प्लेस को देखता है, तो इसका पहला एक्सपीरियंस किसी व्यक्ति का कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा, फैंटास्टिक होगा। राइट, तो द सेम थिंग वाज विद द नरेटर, यानी कि उसे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला था। ये तो चलो अंटार्कटिका की बात है। आप नॉर्मली आप 10 घंटे की ट्रेवल कर लो, 10 घंटे की ट्रेवल करने के बाद में आप जहाँ भी उतरते हैं, ट्रेवल करके कंप्लीट हो, तब भी रिलैक्स होता है। तो यहाँ तो ऑब्वियसली होना था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, यानी इसके बाद में मुझे कुछ सरप्राइज कर देने वाली वंडरफुल चीजें दिखाई दी, यानी जिन्होंने मुझे कैसा बनाया? सरप्राइज बना दिया एकदम। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, यानी narrator was surprised, narrator was wonderstruck with the immensity and enormity of the continent, यानी कॉन्टिनेंट के इतने बड़े होने को लेकर के सरप्राइज थी। इट्स आइसोलेशन, इसके अकेले होने को लेकर के, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लेकिन सबसे ज्यादा वंडरस्ट्रक तब हुई थी, सरप्राइज तब हुई थी, जब उसने ये सोचा था कि ऐसा कौन सा टाइम रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक ही लैंड मास के हिस्से रहे होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि ऐसा कौन सा टाइम रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है एक ही लैंड मास के हिस्सा रहे होंगे। वो कौन सा टाइम था? कैन यू टेल मी द टाइम? Can any one of you let me know the time when Antarctica? 650 million years ago. It is 650 million years ago. 650 million years ago। अच्छा, ऐसा कौन सा मेन ऐसा कौन सा वो जगह थी जिसको कॉमनली जाना जाता था, इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट आते थे? Gondwana land. हैं? Gondwana. गोंडवाना, वेरी नाइस। यानी कि इंडिया और अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड के क्या थे? पार्ट हुआ करते थे 650 मिलियन ईयर्स अगो। और ये 500 सालों तक जो उसके हिस्सा रहे, बट जस्ट आफ्टर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सारे के सारे क्या हो गए? अलग हो गए। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। यानी 650 मिलियन अगो ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा सा मिक्स्ड, अमेलगमेटेड होता है मिक्स्ड, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वाकई में अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, आई मीन जो आज का अंटार्कटिका है ना, वहाँ कहीं लोकेटेड था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस टाइम पर चीजें बहुत अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, ह्यूमन जो है ग्लोब सीन पर आए नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच मोर
वार्मर होस्टिंग ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और उस टाइम पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म था और वो फ्लोरा और फौना की एक बहुत बड़ी वैरायटी को शेल्टर दिए रखा था, यानी होस्ट करा हुआ था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, यानी जिस गोंडवाना लैंड की हम बात कर रहे हैं ना, जो 650 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्टेंस में था, वो लगभग लगभग 500 सालों तक फ्लरिश करता रहा। थ्राइव्ड का मतलब तो फ्लरिश करना। व्हाट डू मीन बाय थ्राइव? फ्लरिश होना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस टाइम पर जब डायनासोर्स क्या हो रहे थे, वाइप आउट होते चले जा रहे थे, एंड द एज ऑफ मैमल गॉट अंडर वे, आई मीन द मैमल्स वर अंडर प्रोसेस, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी वो लैंड मास, आई मीन दैट गोंडवाना लैंड वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, यानी कुछ इस तरीके से दुनिया को शेप दे दी जिसे आज हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। यानी जैसा ग्लोब आज देखते हैं ना, वैसा ही कुछ ग्लोब जो है उस टाइम पर दिखने लगा। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, एंड अंटार्कटिका को विजिट करना उसी हिस्ट्री का एक पार्ट है, जिस हिस्ट्री की हम अभी तक बात कर रहे थे। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, यानी इस बात की ग्रेस्प लेना, इस बात के बारे में जानकारी लेना कि हम कहाँ से आए, आई मीन इंसान की ओरिजिन कहाँ से हुई, वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम लोग जो फ्यूचर में किधर बढ़ेंगे, आई मीन हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोडलेरियन फोल्ड्स, यानी हमें कोडलेरियन फोल्ड्स है ना, उनके महत्व को भी समझना होगा। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और प्री कैम्ब्रियन एरा की, यानी कैम्ब्रियन एरा से पहले की जो ग्रेनाइट शील्ड है ना, उसे समझना होगा। ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन और कार्बन का जो एवोल्यूशन है ना, जो मॉडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट है और किस तरीके से एक्सटिंक्ट होती है, इसको समझना होगा। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप इन सब चीजों के बारे में सोचते हो जो जो 1 मिलियन ईयर्स में हो सकती हैं, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। 1 मिनट होल्ड करना, शशिकांत सर कॉल कर रहे हैं। हेलो। एक तो टेस्ट है आपका 9, सॉरी, एक तो है 10:30 पे। मैंने दो दो लिंक शेयर की हैं आपको, मैंने दोनों को सेट कर दो। मुझे कहीं, हाँ क्वेश्चन होता है मेरे। क्लास तो मैं बता, क्वेश्चन बोल दो एक कोई, मैं बताता हूँ फिर आपको। ये 11th क्लास का है। हाँ।
रुचिता till then you start reading चैप्टर रीड करो एक बार रुचिता। हाँ मेरी क्लास चल रही है ना। रुचिता am I audible to you? दूसरे का 10:35 से और 11:10 11:15 जो भी करना है कर दो। रुचिता am I audible to you बेटा? Yes, sir. Then start reading. From here only. To visit Antarctica now is to be a part of that history. Start reading. What happened? तो पढ़ती हूँ। From To here. visit and to visit Antarctica से ना। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and pre-Cambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty and mind-boggling. Imagine India pushing northwards, 12 jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold 10:35 से 11:10 कर दो। 11:10 11:15 circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for imagination. It's like walking into a giant ping pong ball, devoid of any human markers, no trees, billboards, buildings. ठीक है। You lose all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midges and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. Days go on and on and on in serial 24 austral summer light and a ubiquitous silence interrupted Ubiquitous. only by the occasional avalanche and following ice sheet consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis is not good. ठीक है, thank you. So continue करूं? चलो अब तो सुनो, अब देखिए। I mean, visiting Antarctica was the part of that history. To know the grasp where we have come from, यानी कि origin कैसे हुई इंसान की और इंसान का फ्यूचर कैसा होगा. It is to understand the significance of Cordilleran folds and the Precambrian granite shield. इन चीजों को भी समझाएंगे हम. ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन और कार्बन के एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन को समझाएंगे. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हैं ना कि ये सब मिलियन ईयर्स में हुआ है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, यानी दिमाग को चौंका देने वाली बात होती है ये.
इमेजिन कीजिए इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया। इंडिया किस तरफ बढ़ रहा है? नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया यानी एशिया से टकरा रहा है। टू बकल इट्स क्रस्ट यानी अपनी क्रस्ट से बकल होता हुआ एंड फॉर्म द हिमालयाज। जैसे ही इंडिया जो है एशिया की क्रस्ट से टकराया, तो टकराते ही जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो इन दोनों के टकराने की वजह से दोनों की जब प्लेट्स टकराई तो किसका फॉर्मेशन हो गया? हिमालयाज का। हिमालय पर्वत बन गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका जैसे ही ड्रिफ्ट होता हुआ नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हुआ, तो बीच में दोनों के में क्या हो गई? ओपनिंग अप द ड्रैक पैसेज का फॉर्मेशन हो गया टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट, जिससे क्या हो गया? कोल्ड सरकमपोलर करंट का निर्माण हो गया। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अंटार्कटिका सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट बन गया, डिसोलेट रह गया एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और ये ड्रिफ्ट होता हुआ कहाँ पर पहुंच गया? ये वर्ल्ड के सबसे नीचे पहुंच गया, यानी बॉटम वाले पार्ट पर पहुंच गया। दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ये किसका है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का एक पार्ट है, किस तरीके से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ था और किस तरीके से हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन हुआ था। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the total ice volumes are stored is a chilling prospect। यानी एक मेरे जैसे सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन के लिए एक ऐसे प्लेस पर जाना जहां पर दुनिया भर की 90% आइस जो स्टोर हो रखी है, वो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस की वजह से नहीं, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन मेरी कल्पनाशीलता की वजह से भी था। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू द जायंट पिंग पोंग बॉल। यानी जब वो अंटार्कटिका पर घूम रही थी ना नरेटर, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़ी पिंग पोंग बॉल में घूम रही हो, क्योंकि जिस तरीके से पिंग पोंग बॉल में कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक उसी तरीके से अंटार्कटिका पर कोई भी वर्ल्डली एक्टिविटीज नहीं थी, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। यानी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं, नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, नथिंग। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम ईयर। आप यहाँ पहुंचते ही अर्थली टाइम और अर्थली प्रोस्पेक्ट को क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यानी अगर देखने वाली चीजों की बात करो तो छोटी से लेकर के बड़ी तक चीजें दिखती हैं। अब वो क्या है? मिजेस एंड माइट्स छोटी चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। मिजेस एंड माइट्स आर द फ्लाइज दैट आर फाउंड इन अंटार्कटिका। यानी वो फ्लाइज हैं जो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। और अगर बड़ी चीजों की बात करें तो वो है आपकी ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग। क्या है? ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग। एज बिग एज कंट्रीज, यानी इतनी इतनी बड़ी बड़ी आइसबर्ग हैं यहाँ पे जितनी की कोई कंट्री हो। आज तक की जो सबसे बड़ी रिकॉर्ड की गई है ना, वो कितनी बड़ी रिकॉर्ड की गई है? आज तक की सबसे बड़ी आइसबर्ग कौन सी रिकॉर्ड की गई है? बेल्जियम कंट्री के बराबर। बेल्जियम की जितनी, यानी इतनी बड़ी आइसबर्ग नोट की गई है जितनी की कोई कंट्री हो। और सबसे बड़ी जो नोट की गई बेल्जियम की जितनी नोट की गई है। डेज गो ऑन ऑन इन सरियल 24 ऑस्ट्रल समर लाइट। यानी साउथ पोल वाली समर लाइट के 24 आवर्स में एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और सर्वव्याप्त फैली हुई शांति में। अनइंटरप्टेड, जो बिल्कुल कैसी थी? अनइंटरप्टेड थी, यानी कोई इंटरप्शन नहीं होता वहां पर। ओनली बाय द अकेजनल एवलेंस और काल्विंग आइस शीट। अगर इंटरप्ट होती भी है तो किस चीज से इंटरप्ट होती है? बाय द काल्विंग ऑफ आइस शीट, यानी आइस शीट के चटकने की वजह से डिस्टर्ब होता है। और अकेजनल एवलेंस, या फिर बीच बीच में जो आइस के जो आइसबर्ग होती हैं वो ढहती चली जाती हैं, उनकी वजह से थोड़ा साउंड होता है या इंटरप्शन होता है। बाकी जो है हरदम जो है शांति छाई रहती है। It is an emergence that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history। यानी ये एक ऐसा इमर्जन है जो आपको मजबूर कर देगा अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में डेटा फाइंड आउट करने के लिए। एंड फॉर ह्यूमन द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और अगर इंसान की बात करें ना, तो पूर्वानुमान ठीक नहीं है। यानी अंटार्कटिका में जाने के बाद ये पता चलता है
कि इंसान का फ्यूचर ठीक नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, प्रीगेसिस। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। ऐसा माना जाता है कि इंसान को धरती पर आए हुए महज 12 साल हुए हैं, और अगर इन 12,000 साल को जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आप देखते हैं ना, तो ये महज और तुच्छ सी कुछ सेकंड के जितने लगते हैं। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्कस। इस छोटे से टाइम में हमने बहुत बड़ी उथल पुथल क्रिएट कर दिया। रक्कस का मतलब होता है उथल पुथल, जिसे केओस कह सकते हैं। एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, मेगा सिटीज। यानी हमने नेचर के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर दिया है। एंड वी हैव फॉर्म्ड विलेजेस, वी हैव फॉर्म्ड सिटीज, टाउन्स एंड मेगा सिटीज। The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें शेल्टर के लिए दूसरी स्पेसीज से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। I mean we are encroaching the resources of other species। यानी दूसरी स्पीसीज की जो रिसोर्सेस है ना, जो शेल्टर है ना, हम उन पर क्या कर रहे हैं? एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना। क्या करना होता है? अतिक्रमण करना। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल का जलाने की वजह से जो है एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट जैसी बन गई है। क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट जैसा बन गया है, जो स्लोली ही सही बट श्योरली जो है ग्लोबल टेम्परेचर को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। फिर से समझो इस लाइन को। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड मीन्स होता है कंटिन्यूअस। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 का एक ब्लैंकेट जैसा बना दिया एनवायरनमेंट के अंदर, व्हिच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। जो धीमे धीमे ही सही बट जो है निश्चित रूप से ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम की सबसे ज्यादा अगर हॉटली डिबेट मानी जाती है तो क्लाइमेट चेंज मानी जाती है, जिसको लेकर के अक्सर जो है पेरिस में कॉन्फ्रेंस और समिट होते रहते हैं। यानी इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग्स होती रहती हैं पेरिस में। क्वेश्चंस क्या उठते हैं देखिए। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली। क्या अंटार्कटिका की जो आइस शीट है कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड। क्या गल्फ स्ट्रीम की धारा भी जो डिस्टर्ब हो जाएगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या दुनिया का अंत कुछ उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम जानते हैं? Maybe, maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate। लेकिन अंटार्कटिका जो है इस डिबेट में क्रूशल एलिमेंट है, क्योंकि जब जब चर्चाएं होती हैं तो अंटार्कटिका का इंपॉर्टेंस दिखता है। यानी अंटार्कटिका इज द सेंटर ऑफ द डिबेट। Not just because it is the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in the respect। ऐसी बात नहीं है कि एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट रहा है जिसने कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है शेल्टर नहीं किया या सस्टेन नहीं किया है, जिसकी वजह से जो अब तक जो है एकदम से प्योर बना हुआ है, शुद्ध बना हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अंटार्कटिका इस डिबेट का सेंटर इसीलिए रहता है क्योंकि इसकी मिलियंस पुरानी जो आइस कोर्स है ना, उसमें 500,000 पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स छुपे हुए हैं। यानी इसकी जो आइस कोर्स है ना, उसमें कम से कम 500,000 पुराने, आई मीन 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स इसकी आइस शीट में छुपे हुए हैं। इसीलिए जब जब भी डिबेट होती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उसका सेंटर जो क्या होता है? अंटार्कटिका होता है। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अगर हमें ज्यादा जानना है ना, तो अंटार्कटिका जो है सबसे बेहतरीन प्लेस है।
Now you must have understood why is Antarctica is the best place to know about the past, present, and future of the Earth. Can you answer? हाँ जी, can you answer? आंसर दे सकते हो क्या? हम्म, मैं कह रहा हूँ कि आंसर दे सकते हो क्या? आंसर दे सकते हो क्या बेटा? ऐसा ही होगा because it holds in its ice cores half million year old carbon records trapped in its layer of ice. वेरी गुड, वेरी गुड, यही आंसर है. Students on ice. The program I was working with on the Sokalski, यानी जिस प्रोग्राम पर नरेटर जो काम कर रही थी सोकाल्स्की में बैठ करके गई थी, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस का प्रोग्राम जो चलाया था कैनेडियन पर्सन जॉब ग्रीन ने, उसका एकमात्र उद्देश्य था वो बच्चों को कहाँ तक ले जाता था? अंटार्कटिका तक ले जाता था, जिससे कि वो उनको एक इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दिलवा सके. एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग देम इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी दैट विल फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लानेट इन दैम. यानी बच्चों के अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और वो अपने प्लेनेट का क्या कर सकेंगे? रिस्पेक्ट कर सकेंगे. दैट वाज द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम हेडेड बाय जेओफ ग्रीन. कौन चलाता था इस प्रोग्राम को? हु रन द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस? जेओफ ग्रीन. वेरी नाइस, गुड गुड. इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ. यानी आज से तो नहीं, जब से कह सकते हैं जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि 6 सालों से एक्सपेडिशन चल रहा है. हेडेड बाय कैनेडियन जेओफ ग्रीन. जेओफ ग्रीन चलाता था इसको. हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड क्यूरियोसिटी सीकर्स who could only give back in a limited way. I mean, according to the narrator, first of all, Geoff Green carted like rich people and curiosity seekers and retired people. But he saw that in return, these people could give him nothing. I mean, they were not doing anything else for the respect of the planet, for the preservation of the planet.
So he stopped taking such kind of people, and then he started taking the students, because he knew very well that students are the passionate and young minds. When they see the things in front of their eyes, they will be ready to learn the things, and they will be most of all they will be ready to act upon it. वो इस पर काम करना शुरू कर देंगे। इसीलिए उसने जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चलाया, जिस पर वो हाई स्कूल के बच्चों को ले जाने लगा। हाई स्कूल का मतलब यहाँ पर 10th है। With students on ice, he offers the future generation of policy makers a life changing experience। यानी फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर के लिए एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है, और एक ऐसी एज में जब वो एब्जॉर्व करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ों को एक्ट आउट करने के लिए रेडी होते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। यानी इस प्रोग्राम के सक्सेस होने के पीछे एक तो ये रीजन था कि सबसे पहली बात तो ये है कि साउथ पोल पर बिना अफेक्ट हुए कोई नहीं पहुंच सकता, और ये लोग बिना अफेक्ट हुए पहुंच गए थे। It is easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude। यानी अपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कंफर्ट जोन होता है ना, उसमें बैठ करके आराम से जो है आइस शीट को मेल्ट होते हुए देखना कंफर्टेबल है और आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन असलियत जब पता चलती है जब आपके खुद के सामने जो है आइसबर्ग क्या होती रहती हैं, मेल्ट होती रहती हैं, और आइस जो है कोलैप्स होती रहती है, तब आपको पता चलता है और तब आपको समझ आता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है ना, वो सच में कितना रियल है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। यानी अंटार्कटिका अपने सिंपल इकोसिस्टम और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से परफेक्ट प्लेस है इस बात की स्टडी करने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि छोटी छोटी जो चेंजेस होते हैं ना, उनके कितने भयानक परिणाम निकलते हैं। इस बात को जानने के लिए अंटार्कटिका जो एक परफेक्ट प्लेस है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक यानी छोटी छोटी सी, फाइटोप्लैंक्टन इज द नेम ऑफ अ ग्रास। एक सिंगल सेल्ड ग्रास होता है जिसका नाम क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। ये सी ग्रास भी कहते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट को नरेटर जस्टिफाई करना चाहता है। कह रहा है कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। यानी लिटिल चेंजेस की बात करते हैं कि लिटिल चेंजेस के कितने जो भयानक परिणाम होते हैं, उसको जो है जस्टिफाई कर रहा है किस तरीके से। एक छोटे से पौधे का एग्जाम्पल ले रहा है फाइटोप्लैंक्टन का, जो बहुत ही छोटी सी ग्रास होती है। वो कह रहा है कि दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न ओशन फूड चेन। यानी ये वो सी ग्रास है जो पूरे के पूरे एंटायर सदर्न ओशन की फूड चेन को सस्टेन करती है और नरिश करती है। दी सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू असिमुलेट कार्बन। ये जो सिंगल सेल ग्रास होती है ना, वो सन्स एनर्जी यूज करते हैं, यानी सूर्य की ऊष्मा को यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू असिमुलेट कार्बन, कार्बन को असिमुलेट करने के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द वंडरस। यानी एक वंडरफुल प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। आई मीन हम इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भी जानते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जितने भी फाइटोप्लैंक्टन ग्रास होती हैं वो कार्बन को असिमुलेट करती हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर देती हैं, सिंथेसाइज कर देती हैं, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, जिसे हम सिंपल शब्दों में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो आपने 10th क्लास में और 9th में खूब पढ़ी होगी बायो में। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of the phytoplankton। साइंटिस्ट ने इस बात की चेतावनी दे दी है कि अब अगर और भी ज्यादा कोई क्षति होती है ना, कोई डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर में, तो इसका सीधा इफेक्ट किस पर देखने को मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन पर देखने को मिलेगा। अब आप समझ रहे होंगे, छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन है, उस छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन की वजह से कितना बड़ा नुकसान होगा और कितनी चीजें डिस्टर्ब होंगी देखना। Which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। जो बदले में
उस क्षेत्र के पूरे मरीन एनिमल को और बर्ड्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड हैं, क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं रहेगी तो उनके लिए फूड कहाँ से आएगा, तो उस रीजन के बर्ड्स और उस रीजन के एनिमल्स जो है फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। पैराबल होता है स्मॉल स्टोरी, यानी फाइटोप्लैंक्टन के इस दृष्टांत में, फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में एग्जिस्टेंस का एक रूपक है, एग्जिस्टेंस का एक मेटाफर है। वो क्या है, देखिए, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, यानी आप छोटी छोटी चीज़ों की परवाह कीजिए, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कितनी बढ़िया बात कह दी है, यानी छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन की परवाह कर लो, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं जो उससे इंटरलिंक हो रखी हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। समझ गए हो कि फाइटोप्लैंक्टन के डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, यानी सी फूड पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब सी फूड डिस्टर्ब होगा तो इसका अफेक्ट किस पर देखने को मिलेगा, ह्यूमन बीइंग पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा जो इंसान है ना वो भी जो है सी फूड पर डिपेंड है। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफैनीज। मेरे अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस था ना वो कुछ इसी तरह की डिवाइन मैनिफेस्टेशन से भरा हुआ था। एपिफैनीज होता है डिवाइन मैनिफेस्टेशन, यानी इसे हिंदी में आविर्भाव कह सकते हैं हम। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो आविर्भाव हुआ था, सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस हुआ था वो हुआ था 65.55 डिग्री साउथ में। द सोकाल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ द आइस, यानी सोकाल्स्की ने जो है मोटी सी बर्फ की चादर पर चलना मैनेज कर लिया था, बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, जो टैडपोल और पेनिनसुला आइलैंड के बीच में फैली हुई पड़ी थी, जमी हुई पड़ी थी, which was preventing us from going any further। लेकिन अब इससे आगे और हम नहीं जा सकते थे। The captain decided we were going to turn around। कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमको घूम करके आना पड़ेगा and head back north, और वापस नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। But before we did we were all instructed to climb down। लेकिन ऐसा करने से पहले हम सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि हम लोग क्या कर जाएं, नीचे उतर जाएं। The gangplanks and walk on the ocean। तख्तों से होकर के, गैंग प्लैंक होते हैं तख्ते, यानी हम तख्तों से होकर के नीचे चले जाएं। एंड वी शुड वॉक ऑन द ओशन, और हमें वॉक करनी चाहिए ओशन पे। क्या करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। तो अब समझ आ गया होगा हाउ वन कैन वॉक ऑन द ओशन। समझ आ गया, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. जोर से बोलो, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, इसीलिए हम वहाँ पर थे 52 के 52, किटेड आउट इन गोरटैक्स एंड ग्लेयर्स, चश्मे वगैरह पहन रखे थे हमने। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और हम एक ऐसी क्लियर कट वाइटनेस पर वॉक कर रहे थे जो ऐसा लग रहा था कि हमेशा इसी तरह से फैली रहेगी ये। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे जो 1 मीटर की मोटी बर्फ की चादर थी। एंड अंडरनीथ दैट, यानी उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, यानी उसके नीचे 180 मीटर जीता जागता क्या था, सॉल्टी वाटर था। इन द पेरीफेरी क्रेविएटर सील्स, यानी रास्ते में हमें क्या मिली थी, आउटस्कर्ट पर क्रेविएटर सील्स मिली थी। वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन द आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द banyan ट्री, यानी आइस की जो चट्टानें थी ना, उन चट्टानों के ऊपर क्रेविएटर सील्स जो लेटी हुई थी और वो क्या कर रही थी, धूप सेक रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कि स्ट्रे डॉग से हुआ हार थक के आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कर रहा हो, रेस्ट कर रहा हो। Much like the stray dogs will do under the shade of a banyan tree, यानी the way creviators were resting on the ice floes, it looked like as the stray dogs
विल डू अंडर द शेड ऑफ अ banana ट्री। जिस तरीके से बरगद के पेड़ की छाया में आवारा कुत्ते आराम करते हैं, उसी तरीके से क्रेविएटर सील जो बर्फ की चट्टानों पर लेट करके धूप सेक रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। यानी ये किसी भविष्यवाणी से या आकाशवाणी से कम नहीं था, प्रकटीकरण से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सच में हर चीज वाकई में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on the planet। मैं कितना सरप्राइज हो रखी थी प्लानिट पर हर चीज के एक दूसरे से कनेक्ट होने की इस सुंदरता से। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? क्या होगा अगर अंटार्कटिका पहले की तरह जो है वार्म प्लेस बन जाएगा। और would we have gone the way of the dinosaurs? क्या हमारा भी एक्सटिंक्शन कुछ इसी तरीके से होगा जिस तरीके से डायनासोर्स का हो गया था, मैमूथ्स का हो गया एंड वूली राइनोज का हो गया। Who is to say? कौन बचेगा ये सब कहने के लिए, कौन जानता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers, लेकिन बच्चों के इस ग्रुप के साथ 2 weeks स्पेंड करने के बाद में who still have the idealism to save the world, जिनके अंदर अभी भी एक आदर्शवाद है दुनिया को बचाने का। all I can say is that a lot can happen in a million years। मैं यही कह सकती हूँ कि जो कुछ मिलियन ईयर्स में होता है ना, बट what a difference a day makes। लेकिन वो परिवर्तन भी कितना अच्छा होगा जो एक दिन में हम करेंगे। यानी एक एक दिन अगर सब लोग चेंज करेंगे तो एक दिन बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप यू हैव ग्रेस्प्ड द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। अगर किसी को कोई इशू है तो बताएं। डू यू हैव एनी इशू?